के मुमताज साहब। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और आपने चूँकि अब ज़िक्र कर दिया है तो हम उस तरफ भी बढ़ेंगे क्योंकि फ़िलिस्तीन में भी बड़े पैमाने पे अभी भी वहाँ पे हमले जारी हैं। लेकिन फ़िलिस्तीन इज़राइल के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है फ़िरोज़ बख्श साहब वहाँ पे बड़े पैमाने पे और कल तो ये रिपोर्ट आई थी मैंने बाकायदा वो रिपोर्ट का हवाला भी दिया था कि वहाँ पे अब यहूदियों को मारने की तैयारी हो रही। पूरा प्लान बनाया जा रहा है क्योंकि वहाँ जो मुखालफिन हैं उनको दबाने के लिए। इस तरह की वहाँ पे सिचुएशन अंदर आ रही और आज भी हम देख रहे थे अभी प्रेस टीवी पे कि किस तरह से वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरह की वहाँ भी सिचुएशन पैदा हो गई। लेकिन हमले किसी तरीके से रुक नहीं रहे। अभी भी मैं देख रहा था कि तकरीबन 1,17,000 ज़ख्मी गज़ा के लोग बताए जा रहे हैं और आपने तो बड़ी तादाद बताई थी। सवाल ये है कि क्या वजह क्या है कि इतनी मुखालफत के बावजूद हमले नहीं रुक रहे हैं? कोई जंग रोकने के लिए तैयार नहीं, कत्ले-आम रोकने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या जबकि रिपोर्ट देखिए अभी ताज़ा जो आई है फ़िरोज़ बख्श साहब वो ये बताई जा रही है कि अगर इज़राइल की जो हालात है वो न सिर्फ ये कि इक्तिसादी तौर पर माली तौर पर बहुत बदतर हो गए हैं, खराब हो गए हैं, बल्कि दुनिया भर के यहूदियों के लिए आज सबसे बड़ा खतरा इज़राइल ने जारी की चेतावनी। अब ये भी आप देखिए कि वहाँ पे किस तरीके से डे ऑफ रेड यहाँ प्रदर्शन के दौरान इज़राइली और यहूदी नागरिकों को निशाना बनाए जाने का खतरा है। तो ये जो बड़ा खतरा कि दुनिया में आप देखिए कि सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी पहचान छुपाने और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में रहने की सलाह दी है। इस तरह के जो खतरात पैदा होते जा रहे हैं कि आईडीएफ छोड़ दीजिए अब यहूदियों का बाहर निकलना, ये जो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? किसको आप मानेंगे? फ़िरोज़ बख्श साहब। अनम्यूट कर लें फ़िरोज़ बख्श साहब। जी, जी। जी हाँ। मैं कह रहा हूँ ये जो जंग है बड़े अजीबो-गरीब किस्म की जंग है। पहले तो हमास ने मसाकर किया जेनोसाइड किया 1200 यहूदियों पर। उसके बाद यहूदियों ने 1 सवा 1.5 लाख फ़लस्तीनियों का मसाकर किया। तो ये जंग नहीं है, ये तो जेनोसाइड है। और हमले नहीं रुक रहे हैं बावजूद इसके कि इसराइल के अंदर मुखालिफत है और अभी भी जो लोग बंदी लोग हैं इनके पास हमास के पास सारे लोग नहीं आए हैं। तो बिल्कुल सही बात कही आपने कि और प्रोफेसर साहब ने भी कि जंग जो है किसी भी मसले का हल नहीं होता। जंग मसले का हल नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है मुमताज साहब कि जंग जो है थोप दी जाती है। अब जो कश्मीर में हुआ, अगर ये मान के चलें कि मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, अभी आऊंगा मैं इसराइल और फ़लस्तीन के ऊपर। जो भी हुआ पहलगाम में, अगर ये पाकिस्तान की ईमा पर हुआ तो जैसे बॉम्बे में अटैक्स हुए थे, पूरी जनता अब इस बात पर मुसिर है कि जैसे मतलब एक हमला हुआ था पाकिस्तान पे एक जो वहाँ पे 2016 में, उसके बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, तो उससे ज़्यादा सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, उससे ज़्यादा ताकतवर हमले की अब उम्मीद रखती है जनता भारत की। लेकिन अब यह है कि ये तो सब डिपेंड करता है बड़े-बड़े दिमागों पे। बड़े-बड़े दिमाग सरकार को चला रहे हैं। हिंदुस्तान आज दुनिया में चौथी सबसे पावरफुल इकोनॉमिक ताकत है, लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और गम-ओ-गुस्सा बेतहाशा है लोगों के दिलों में। मैंने तो किसी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को ये भी कहते हुए सुना कि इंडिया शुड न्यूक पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही दिल में ख्यालात आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि इसका हल कैसे निकलेगा। अब कमिंग बैक टू इसराइल एंड पैलेस्टाइन, इसमें देखिए जो कुछ फ़लस्तीन के साथ हो रहा है,
दुनिया की तारीख में ऐसा आज तक नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि अब होगा भी किसी के साथ नहीं। ठीक है, लाख 1.5 लाख वहां जाने चली गई, 2.5-3 लाख लोग जख्मी पड़े हैं, 23 लाख लोग थे वहां पे। ठीक है, और 23 लाख में 17-18 लाख भी अगर ठीक उनका भी कुछ पता नहीं, क्योंकि ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए जो अहले यहूद हैं वो कह रहे हैं जी जाओ, यहाँ से जाओ, आप कहीं भी जाओ, यहाँ पे नहीं रहोगे। ठीक है, लबनान जाओ, मिस्र जाओ, सीरिया जाओ, कहीं भी जाओ, या जो समंदर है उसमें डूब मरो। तो हालात वहाँ के बहुत ज्यादा अब जैसे अब आपने कहा कि अब आप 2 दिन पहले कहा जी 70 मार दिए, 40 मार दिए, 72 मार दिए। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है मुमताज आलम रिजवी साहब, कि वो किसको मार रहा है? वहां तो कुछ नहीं है। वो कहाँ बमबारी कर रहा है? वहां तो कुछ बचे ही नहीं है। क्या जमीन खोद के जो नीचे पानी निकला समंदर, वहां बमबारी कर रहा है? वहां तो कुछ बचा ही नहीं है गाजा के लिए। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका की है, हमेशा से रही है। अमेरिका के साथ जो उसका यंग ब्रदर है ब्रिटेन, वो भी साथ में इसके मुलविस है। तो इसका तो कुछ हमें जो है समझ में नहीं आ रहा है। और लोग खुश हो रहे थे कि चलो भाई सऊदी अरब और ईरान के जो अ, सऊदी अरब के जो शहजादे हैं, जो मिनिस्टर भी हैं वहाँ वहाँ पर, वो गए हैं ईरान के हेड से मिले। वो ठीक है, वो जिस मुआहदे के तहत मिले हैं, लेकिन इस मसाकर में, इस ये जो लोगों का नरसंहार हो रहा है वहाँ पे फलस्तीन में, गाजा में, ये रुकने में नहीं आ रहा है। और इसकी ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ख्याल से अमेरिका के ऊपर है। इसराइल तो उसका पिट्ठू है। जब तक अमेरिका के ऊपर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और अमेरिका से पूरी दुनिया डरती है। किसी ने कहा था कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और अमेरिका एक तरफ, तो अमेरिका को जेर नहीं कर सकते। तो इस वक्त तो ये है, फलस्तीन जब ही बच सकता है कि जब अमेरिका जेर हो। और वो कैसे जेर होगा? अगर आप हजरात में से में कुछ इस बात पर रोशनी डाल सके तो बताइए मुझे। और ऐसा देखिए, जिस तरह से अभी अमेरिका भी कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया से ऊपर है। बड़े बड़े सूरमा और बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो झुकी हैं। ऐसी ऐसी सरकारें रही हैं जो जिनके सूरज नहीं गुरूब होते थे, हमने सब देखे हैं। लेकिन उनका क्या हुआ? कोई भी जो जुल्म करेगा बच्चे के नहीं। मैं ये जो बात कह रहे थे फिरोज बख्श साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? प्रोफेसर तजावत जो बात ये कह रहे थे। बिल्कुल फिरोज बख्श साहब बिल्कुल ठीक ही बात बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका का सपोर्ट ना हो तो वहां पे उस लड़ाई को 3 दिन के लिए चलाना मुश्किल हो जाए। आप देखिए कि जब उन्होंने जब जंग की शुरुआत की थी तो सबसे पहले क्या किया था, अमेरिका ने अपने जो वॉरशिप्स थे वो वहां भेजे और उनको एक तरीके से ये पूरा ताकत दिलाई कि हम आपके पीछे खड़े हैं। और जैसे ही अमेरिका के शिप्स, जो वॉरशिप्स वहां आ गए और उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली, तो बाकी जो गल्फ कंट्रीज जो थे, बाकी जो पूरे वेस्टर्न एशिया, जो वेस्ट एशिया के जो जितने भी कंट्रीज थे, वो सब चुप हो गए। ये तय हो गया कि अमेरिका से अब हमें नहीं लड़ना है। सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, कोई भी ये नहीं चाहता था कि सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स पे वो करें। तो ये तो बिल्कुल ही सही बात कही है आपने कि अगर अमेरिका का सपोर्ट ना हो तो वो 3 दिन भी लड़ाई ना चले। उसके बाद में एक सर्वे हुआ था वहां पे, एक इंटरनल सर्वे जो इजराइल में हुआ था, जिसमें एक सवाल ये भी था कि क्या अगर अमेरिका इस लड़ाई से हट जाता है तो क्या ये जंग जारी रहेगी? तो 75% जो इजरायली लोग थे उनका मानना था कि बिल्कुल ये नहीं रह सकती। तो इसके लिए जो पूरा जिम्मेदार है वो तो अमेरिका है ही। दूसरी बात ये कि ये क्यों हो रहा था, आपने सवाल भी किया था। तो ऐसे में सवाल ये कि वहां पे अमेरिका के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। अगर इजराइल से या उस पे जो उसका जो खासकर जो उसका प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, तो आज समझिए कि जो वेस्ट एशिया है उससे अमेरिका का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, उसका जो प्रभुत्व है वो खत्म हो जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि उसको
चीन से अभी एक तरीके से टैरिफ वॉर और वो ट्रेड वॉर तो शुरू हो ही गया है, जो आगे जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इस ट्रेड वॉर के बारे में काफी लिखा जाएगा। पर अभी तो ये है कि चीन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये पूरी जो जितनी भी जो ये जो कल्चर है वो कोई बहुत ज्यादा मॉरलिटी पे बेस्ड नहीं है, ये दरअसल मुनाफे पे बेस्ड है। ये सारी जो जितने भी ये जो आज की जो डिप्लोमेसी है या जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं वो कोई बहुत ज्यादा नैतिक या मॉरलिटी पे नहीं है। तो ये ईमान धर्म पे चलने वाले लोग नहीं है, ये खाली मुनाफा देखने वाले लोग हैं। तो ये जो मुनाफा जब तक उनके दिमाग में रहेगा तब तक वो उस रीजन में अपनी प्रेजेंस बनाए रखेंगे, और उस रीजन में प्रेजेंस बनाए रखने के लिए ये फिलिस्तीनियों को भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे, जो जितने भी जो नापाक काम है, जितने भी जो इंसानियत के जो के लायक काम नहीं है वो सारे करेंगे। तो ये सारी चीज है। तो ये तो मुमताज साहब हमें देखना ही पड़ेगा कि इसका आखिर कब तक ये चलता रहेगा और कब खत्म होगा। पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें जिनका कभी सूरज अस्त नहीं होता था, उनका जब सूरज अस्त हो गया तो अमेरिका तो खुद बहुत बार हारा है, छोटे छोटे मुल्कों से हारा है, अफगानिस्तान से हार के वो गया है, वियतनाम से हारा है। तो फिलिस्तीन में भी उसका देखिए, ये जितने भी ये जो अमेरिका जो लड़ाइयाँ लड़ता है वो दरअसल एयर स्ट्राइक, वहां से उनके जो फाइटर प्लेन है वो बम्बार्डमेंट करते हैं। इसराइल भी यही कर रहा था। कुवैत में इतने सारे इराकीज मारे गए पर उनका कोई नहीं मारा गया था जब तक वो जमीन पे नहीं उतरे थे। तो ये है कि वो हवा से चाहे कितना ही तहस नहस कर ले, पर जैसे ही वो जमीन पे आएंगे तब मुझे लगता है कि उनके पांव उखड़ना शुरू होंगे, क्योंकि वहां की आवाम उन्हें वहां टिकने नहीं देगी। तो भले अगर वो खाली जो पत्थरों पे, ईंटों पे और खाली इमारतों पे अगर वो लोग हुकूमत करना चाहें तो कर सकते हैं, पर वहां के जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उन पर वो लोग कभी भी हुकूमत नहीं कर पाएंगे। मुमताज साहब। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। और देखिए फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज अमेरिका कम से कम ईरान से बात कर रहा है और एक अमन कायम करने की बात हो रही है। लेकिन जिस तरह से क्या आपको लग रहा है फिरोज बख्श साहब कि जब अमेरिका और ईरान बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में हमले तेज करना, मारना लोगों को, वहां से लोगों को निकालने की बात करना, धमकी देना, ये क्या, या ये कहना कि साहब ईरान पे भी अब हमले की तैयारी है, इस तरह की रिपोर्ट का आना, क्या इस बात की दलील है कि इजराइल और खास तौर से नेतन्याहू परेशान हो गए कि अगर ईरान और अमेरिका एक हो गए तो क्या होगा? फिर आप देखिए कि मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि आज ऐसे हालात में कि जब सऊदी अरब अभी उनका एक डेलीगेशन ईरान के दौरे पर था, ईरान के जो विदेश मंत्री थे वो मास्को गए थे, रूस के दौरे पे थे, तो एक बात। और अभी हमारे जो वजीर आजम है वो सऊदी अरब गए, तो एक इधर का पूरा मतलब क्या खुद कफील बनना कोई एक स्ट्रेटेजी बन रही है, क्योंकि ये सारे दौरे हम इसको यूं ही नहीं कह सकते। तो ये भारत का जो सऊदी दौरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल बताया जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये नेतन्याहू की परेशानी का सबब बनेगा? क्योंकि ये तमाम लोग ऐसे हैं जो जंग नहीं चाहते हैं, जो अमन चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि जंग हो बल्कि चाहते हैं कि अमन हो। लेकिन अगर जंग रुक गई तो नेतन्याहू को इस बात का डर है कि न सिर्फ ये कि हमारी कुर्सी जाएगी बल्कि हमें जेल भी जाना पड़ेगा। क्या इसलिए इस तरह के अटैक जारी किए जा रहे हैं? जो अटैक किए जा रहे हैं, अटैक्स आर डन फॉर द सेक ऑफ अटैक्स, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। यानी क्योंकि और इजराइल ये सोच रहा है उसके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है, उसी तरह से अमेरिका सोच रहा है उसके पास कोई चारा नहीं है। और इस अटैक में जो जानें ज़ाया हो रही हैं इसकी उनको कोई परवाह नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, ये दुनिया का अजीबो गरीब मतलब छोटा छोटा मसाकर तो चल ही रहा था इसमें पिछले 48-50 साल से मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड मसाकर, जेनोसाइड, पूरी एक मिल्कियत का, पूरी एक कौम का
पूरे एक मुल्क का, मुझे पता नहीं दुनिया कब तक रहेगी, क़यामत तक इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। ठीक है, कितने मिलियन ईयर्स दुनिया में वॉर्स होती रही हैं, इस तरह का वाक़या कहीं नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपने ये कही, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर कुछ बदलने की तरफ जो है ये अग्रसर है, जा रहा है। क्यों? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सऊदी अरब जाना, ऐसा ठीक है 6 मुआहदे करेंगे, उसमें हाजियों के नंबर बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें होंगी, कुछ स्ट्रैटेजिक हिंदुस्तान के हथियार जो हैं, हिंदुस्तान हथियार सस्ते देगा अमेरिका के मुकाबले, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरा ख्याल ये कि इनका सऊदी अरब जाने का मामला इसलिए भी है कि सऊदी अरब के तार जुड़े हैं अमेरिका से, और जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि वो वर्ल्ड लीडर बने, और उसके जो वज़ीर आज़म हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब, वो एक तरह से वो उस लाइन में है कि जिनको वर्ल्ड पीस जो ऑनर है वो उनको मिल सकता है। ठीक है, अच्छा ये नहीं कि उनके कोई ही इज एन एम्बिशियस पर्सन, लेकिन ये ऐसी कोशिशें वो हमेशा से यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भी कर चुके हैं। तो लेकिन जहाँ तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात है, वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, ये विजिट इसलिए भी वज़ीर आज़म मोदी की बहुत अहम है कि वहाँ पर वो जाकर के ये बहुत सी चीज़ें मीडिया को नहीं बताई जाती। 4 दीवारों में कमरे की जो बात होती है, जो मेरा ख्याल है वो ये है कि यूक्रेन और रशिया के ऊपर भी बात होगी सऊदी अरब में, वहाँ के किंग सलमान से, और फ़लस्तीन की भी बात होगी, ईरान की भी बात होगी। एक वर्ल्ड ऑर्डर शायद नया क्रिएट हो सके, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट कभी ओबामा की बात होती है कि वर्ल्ड ऑर्डर वो बदल रहे हैं, तो यहाँ अगर वर्ल्ड ऑर्डर कोई बदलने की बात होती है, वर्ल्ड में पीस आने की बात होती है, तो वो हिंदुस्तान की तरफ से होगी और उसके वज़ीर आज़म उसकी पहल करेंगे। तो मैं तो इस नुक्ता नज़र से उनकी विजिट को देख रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल आज की डेट में, ऐसे तो हम पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मानते हैं, आज की डेट में पाकिस्तान के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट है एक्टिवली, वो इसराइल है, और हाइब्रिड तरीके से वो अमेरिका है। ठीक है, और अभी आपने कहा और आपकी तायीद जो है प्रोफेसर तेजावत साहब ने भी करी कि भाई बड़े बड़े सूरज गुरूब हुए बड़ी बड़ी सरकारों के अंदर, बड़े बड़े ममालिक में हुआ, ठीक है, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है अमेरिका जो है ये नाकाबिले तस्खीर है। इतना जुल्म होने के बाद, इसराइल का पूरा कब्जा फ़लस्तीन पे होने के बाद, कि फ़लस्तीनियों ने 1948 में उनको पर तरस खा के, रहम खा के जगह दे दी कि चलो भाई होलोकॉस्ट हुआ, और जर्मन्स ने पूरी एक नस्ल बर्बाद ख़त्म कर दी थी यहूदियों की, चलो ये बेचारे मार खाए हुए लोग हैं, इनको थोड़ा सा ज़रा हम शेल्टर दे देते हैं। तो आप देखिए वो मार खाए हुए लोग आज क्या कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बस ये तो अब हम तो अल्लाह से जुड़े हुए हैं, अल्लाह में यकीन रखते हैं। बिल्कुल, और मैं प्रोफेसर तेजावत कैसे आप देखते हैं, हालांकि बड़ी अहम खबरें आ रही हैं कि हमले, हमास ने भी हमले शुरू कर दिए हैं, हमास ने भी बड़े हमले किए हैं। परसों हमास ने 2 ड्रोन इजराइल के उसे अपने अंडर में ले लिया था। इसके अलावा 2-3 जगह बड़े कामयाब हमले किए। तो हमास के पास फिर से ताकत आ गई ऐसा लग रहा है, और हमास हवाई हमले कर रहा है, यानी वो क्या कर रॉकेट से, और बड़े और ऐसे रॉकेट से कर रहा है कि वो निशाने पर जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, और हूती उधर आप देखिए कि अमेरिकी वॉरशिप को सब कर रहा है, ये तमाम चीजें हैं। जैसा कि पीएम के बारे में इन्होंने कहा कि और नए वर्ल्ड ऑर्डर की, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या सूरत होगी। देखिए फ्रांस ने साफ साफ ये कहा
कि जून में वो मीटिंग भी करने वाला है कि अब फिलिस्तीन को आज़ाद करना होगा, फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन देना होगा। ऐसे में क्या क्या स्ट्रेटेजी कुछ बन सकती है प्रोफेसर तेजावत? अ, हाँ, ये तो है ही, क्योंकि इन सब चीज़ों का नुकसान जो है, वो भले ही थोड़े लेवल पर ही सही, पर वहाँ इज़राइल को भी उठाना तो पड़ता ही है, वो बिल्कुल भी शांत कभी नहीं बैठा रहेगा। तो ऐसे में वो वापस लीपापोती करेंगे। पर जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल का अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें, तो जंग होती है, फिर 10-15 साल, 20 साल, फिर वो वापस एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर वापस थोड़े सालों बाद में वापस से जंग होती है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि अच्छा, दूसरी बात ये कि आप तो पता है, हमने इस पे अपने चैनल पे भी हमने कई बार इस बात की वो चर्चा की है कि यासर अराफात के समय तो ये सब नहीं थे, हमास वगैरह का कोई ऐसा नहीं था, ना वहाँ के लोगों में उसकी इतनी पैठ थी। यासिर अराफात वो तो बिल्कुल ही ऐसे मतलब बात करने वाले, टेबल पे बात करने वाले इंसान थे, पीएलओ, जब तक उसका जो वर्चस्व था। पर बाद में लोगों का ऐसे जो पीसफुली या पीस टॉक्स करने वाले लोगों से धीरे-धीरे अगर उनका मोह है वो खत्म हो गया, तो इसका कारण ये था कि उन्हें ये लगने लगा कि ये सब काम नहीं आने वाला है। तब जाके ये हुआ है कि हमास का इतना सपोर्ट बढ़ा है, और उसके बाद में हमास ताकत बन के, क्योंकि उनको फिलिस्तीनियों को ये लगने लगा कि नहीं, हम वाकई थोड़ा सा वायलेंस से या वहां से करके हम कुछ कर सकते हैं। ईरान के सेटलर्स अगर अपने घरों में रहें, वो उनकी जमीनें ना हड़पें, पूरा एकदम खत्म कर दिया फिलिस्तीन के जो पूरा फैला हुआ था, जहाँ के लोग उनको धीरे धीरे मुझे लगता है कि बहुत ही जहां जहां व्हाइट लोग गए हैं, चाहे आप साउदर्न अफ्रीका में देख लीजिए, वहां पे भी पूरे उन्होंने 15% वो जो टोटल जमीन है वहां पे रोक लिया था। ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में हालात है, और वही काम ये लोग फिलिस्तीन में भी कर रहे हैं। वहां पे इन लोगों ने बिल्कुल ही एकदम बहुत ही कम जमीन में उनको कर लिया। तो ये सब अगर आप ऐसा करेंगे, आप उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको परेशान करेंगे, तो वापस प्रोटेस्ट तो होगा ही मुमताज साहब। तो इसमें तो कोई मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है मुमताज साहब। प्रोटेस्ट होगा। फिरोज बख्श साहब, ये तमाम जो खबरें अभी प्रोफेसर यहाँ पे हमारे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने खबर दी थी कि एक तो यूनुस चौड़वारा साहब ने कहा कि अफसरान की कमी हो रही, फौज की कमी हो रही है इजराइल के अंदर, और अभी ये भी बताया कि जो खुफिया एजेंसी के चीफ हैं वो तक अब खिलाफ खड़े हो गए हैं नेतन्याहू के। रिपोर्ट ये आई है अभी वहां पे जो सर्वे हुआ है कि उसमें नेतन्याहू हार रहे हैं बुरी तरीके से। ये भी अब डिमांड शुरू हो गई है कि नेतन्याहू को उम्मीदवार ही न बनने दिया जाए। इस तरह की चीजें सब सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो क्या इसको क्या किस तरीके से देखेंगे? खाना जंगी के दहाने पे इजराइल है, ये तय है, लेकिन इसके बावजूद ये हमले जो नहीं रुक रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? 5 मिनट और बस। चाह रहा हूँ, देखिए कि ठीक है, इसराइल में बकौल आपके खाना जंगी के हालात हो रहे हैं, मगर खाना जंगी नहीं हुई है। पहली बात, आज भी इसराइल के जो शहरी हैं वो बड़ी मजबूती से अपनी फौज आईडीएफ के साथ खड़े हैं, और वो नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। अगर खाना जंगी जैसे हालात होते तो नेतन्याहू को किसी भी तरीके से हटा दिया जाता, ठीक है, या कुछ और हो सकता था। ऐसा सब कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और ये ठीक है, प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, अमेरिका जैसे बड़े देश के अंदर भी प्रोटेस्ट होते रहते हैं, मगर ये जो हमले ना रोकने की बात है, ये तो एक देखिए एक शैतानी अमल है। कोई जब कई बार ऐसा होता ना कि कई लोग इतने जालिम हो जाते हैं कि जैसे कई बार ये कि दे ऑल्सो फ्लॉग अ डेड हॉर्स, तो ये तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स वाली बात इसराइल कर रहा है फलस्तीन में, कि वहां कुछ रह नहीं गया है।
और इससे उससे उसकी खींच दिखाई दे रही है। यानी उसको ये पता चल गया है कि बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। उसने अपने हिसाब से तो ग्रेटर इसराइल बना लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि दुनिया, जैसे आपने अभी फ्रांस का जिक्र किया था, कि दुनिया क्या करती है अगर इसराइल इन सबको यहाँ से भगा के या मार के पूरा ग्रेटर इसराइल बनाने की फिराक में आगे बढ़ जाता है। कि अभी तक तो कोई इसराइल को रोक नहीं पाया है। ठीक है। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा वो अरविंद साहब कहेंगे कि ये तो अपने कुरान और हदीस की बात कर रहा है, लेकिन आसार यही है, ये क़यामत के आसार हैं। इस तरह से हमारे यहाँ तो देखिए कि बाकायदा एक वक्त जो है क़यामत का वो मुतय्यन है। क़यामत इस जुम्मे को भी आ सकती है, क़यामत कभी भी आ सकती है, 100 साल में, 500 साल में, वो ये फेज़ है क़यामत का। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क़यामत ख़ेज़ चीज़ें हैं। और ये जो हमले चल रहे हैं, इसराइल कब तक ये हमले करेगा? 100 मार दिए, 40 मार दिए, 50 मार दिए, 150 मार दिए, हम तो सिर्फ डिस्कस ही कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कम से कम जो इस्लामी ममालिक हैं या द सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज, उनको कम से कम अपना एक एक नुमाइंदा यहाँ से अपने अपने ममालिक से पानी लेकर के, ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड लेकर के, दवाइयाँ जितनी ले जा सकते हैं वहाँ उनको जाना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसे ही मारते रहेंगे। ठीक है। मान लीजिए अगर मार मार के इन्होंने 10-12 लाठी छोड़ दिए, खैर जो है एक कौम तो रहेगी ना, कितना ही मार लो किसी को, ठीक है ना। तो फलस्तीन रहेगा, फलस्तीनी रहेंगे, तादाद चाहे कितनी भी हो। और जापान के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था ना, जापान भी अब बाकी है। तो मैं तो बस यही दुआ करता हूँ खुदा से कि भाई ऐसा है कि जल्द से जल्द यहाँ पीस लौटे और दुनिया तमाशाई बन के ना बैठे, चूड़ियाँ अपने हाथ में डाल के ना बैठे। और अगर कोई सख्त एक्शन लेना भी है तो सख्त एक्शन ले, चाहे वो इसराइल के खिलाफ हो या अमेरिका के खिलाफ हो। ठीक है। अब हालांकि मैं अभी भी इस बात को मान के चल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि पूरी दुनिया एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, और जंग हो जाती है तो अमेरिका जीत जाएगा। वो इतना ताकतवर, इतना इतना शैतानी मुल्क है, उसके पास शैतानी आसे भी ताकतें हैं एक तरह से वॉर के अंदर। और दूसरा ये है कि उसकी मार्केट है, वॉर उसकी मार्केट है। जहां जहां लड़ाई होगी उसका काम धंधा दादागिरी। दादागिरी देखिए, दो चीजें बहुत अहम होती हैं किसी भी चौधरी के लिए, चौधराहट के लिए। एक तो ये है कि दादागिरी उसकी रहे, चलती रहे, उसकी चौधराहट रहे, उसकी लीडरशिप रहे, और उसमें पैसा आता रहे। ये जो है अमेरिका यही कर रहा है। हमने पहले ही कहा था कि अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि उसकी तजारत हथियार है। मैंने ये बहुत पहले एक स्लोगन दिया था, और न चाहते हुए भी ट्रम्प पे बहुत दबाव है कि जंग ना हो, लेकिन वहाँ की जो कंपनियां हैं, जो बिजनेस है, जाहिर है कि वो कैसे रुके। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि हम जुड़े रहे और इस पे बात की है। फिरोज साहब की बात से कुछ लोग इत्तेफाक करते हैं, कुछ लोग इत्तेफाक नहीं करते। तो बहरहाल गुड्डू सलमानी साहब ने ये लिखा है, वो शेख करीम साहब को ही है कि फिरोज साहब की बातों से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन गुड्डू सलमानी लिखा कि इजराइल की 80% जनता जंग को सपोर्ट करती है। ये आपके फेवर की बात है कि ये उन्होंने भी लिखा है। लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो जंग के पहले से, चूंकि भ्रष्टाचार का इल्जाम नेतन्याहू पे रहा है, तो 7 अक्टूबर 2023 से पहले से 7-8 महीने पहले ही से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, और वहां जिस तरह से आइन बदलने की कोशिश की गई थी, तो ये हालात रहे। बहरहाल हमारा कहना यही है कि अगर पीएम हमारे बाहर है, सऊदी में है, तो जरूर देखें कि कैसे वहां पे जो कत्लेआम है वो रुक रहा है, वो रुके। एक बार फिर आप तमाम हजरात का, और मैं बहरहाल दुआ करूंगा उन लोगों के लिए जो हमारे कश्मीर में लोग मारे गए हैं, कि अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे और कम से कम नुकसान हो, क्योंकि बहुत ज्यादा
ये और हालात जो है वो काबू में रहें, जो मामला है वहीं पे रहे, आगे न बढ़े, यही हम दुआ करेंगे। और हुकूमत से यही डिमांड होगी कि इस तरह की चूक आइंदा न हो और जो गुनहगार है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, गुड नाइट।